हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आप सभी का V2BHU चैनल में। आज हम लोग देख रहे हैं 2019 पेपर का एमएड 2019 पेपर का पार्ट 5। इसमें हम लोग 50 से 75 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। प्रश्न संख्या 50, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के प्रतिवेदन का शीर्षक क्या था। तो इसके आंसर था शिक्षा एवं राष्ट्रीय विकास। क्वेश्चन नंबर 51, वुड का घोषणा पत्र संबंधित था। तो ये था उच्च शिक्षा से संबंधित, क्योंकि इसके बाद जो है बहुत सारे विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52, बहुउद्देशीय विद्यालयों की स्थापना का सुझाव किस आयोग ने दिया। तो ये माध्यमिक शिक्षा आयोग ने सुझाव दिया था। क्वेश्चन नंबर 53, व्यावसायिक शिक्षा के स्थान पर कौशल विकास की अवधारणा किस आयोग ने सुझाया है। तो ये राष्ट्रीय ज्ञान आयोग 2005 ने सुझाया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था। तो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में पारित हुआ था। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि 1904 में ये विश्वविद्यालय आयोग भारतीय विश्वविद्यालय आयोग बना। ये लॉर्ड कर्जन के आने के बाद बना था। और 1902 में लॉर्ड कर्जन ने थॉमस रैले की अध्यक्षता में किया था, इसलिए इसे रैले अधिनियम भी बोलते हैं। और यह 1904 में पारित हुआ था। यह थॉमस रो के सिफारिशों के आधार पर बना था। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में लोक जुम्बिश कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था। तो ये राजस्थान में 1992 में स्टार्ट हुआ था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56, रमसा से संबंध है। तो इसका संबंध है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। तो ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। और रूसा का क्या होता है, राष्ट्रीय उच्चतर माध्यमिक शिक्षा अभियान। रूसा का होता है राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। तो इस तरीके से रमसा रूसा जरूर देख लीजिएगा। ये एक क्वेश्चन आ जाता है। ये एमएन एजुकेशन में भी रिपीट किए हुए क्वेश्चन है 2013, 15, 17 में और एमएड में भी। अगला क्वेश्चन है 57, पाठ्यचर्या के किस उपागम में शिक्षार्थी को न्यूनतम स्वतंत्रता मिलती है। तो ये पाठ्यक्रम के जो अध्यापक केंद्रित उपागम होते हैं, इनमें बच्चों को न्यूनतम स्वतंत्रता मिलती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58, सूचनाओं के स्थानांतरण के किस तरीके द्वारा अधिगमकर्ता के सामाजिक विकास का अधिकतम कार्य क्षेत्र रहता है। तो वो जब फील्ड विजिट पे जाता है तब वो अधिकतम उसका कार्य क्षेत्र रहता है। ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 59, एक पाठ योजना जिसको पढ़ाया जाना है उसकी सबसे छोटी इकाई क्या हो सकती है। तो इसकी सबसे छोटी इकाई होती है वन कॉन्सेप्ट। अगला क्वेश्चन है 16, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षण अधिगम का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाए, इसमें जो ऑप्शन है पहला परियोजना विधि करके सीखना, सहयोग से सीखना। दूसरा परियोजना विधि, क्षमता समूह प्रदर्शन, थीमेटिक इकाई। तीसरा थीमेटिक इकाई है नियमित इकाई क्षमता समूह। चौथा व्यक्तिगत अधिगम क्षमता समूह एवं रैंकिंग। जिसमें से उसका उत्तर हो जाएगा पहला परियोजना विधि करके सीखना और सहयोग द्वारा सीखना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61, बच्चे डैश के द्वारा प्राप्त की गई सूचनाओं की व्याख्या को अपने अनुभव के आधार पर सोचते हैं। तो किसमें सोचते हैं, जब वो रिफ्लेक्टिव थिंकिंग करते हैं। कौन सी थिंकिंग, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग करते हैं, तब ऐसा वो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, एक अध्यापक कक्षा 6 के विद्यार्थियों को घूर्णन गति पढ़ाना चाहता है, जिसमें से कौन सा सबसे अच्छा तरीका होगा। तो ये प्रदर्शन विधि द्वारा बच्चों को अच्छे तरीके से पढ़ाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 63, नीचे दिए गए में से मुद्रा के योग का कौशल बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से उपयुक्त रणनीति कौन सी है। तो सबसे अच्छी रणनीति होती है बच्चे को क्वेश्चन दे दिया जाए, उससे संबंधित से संबंधित और उसको वो हल करे। क्वेश्चन नंबर 64, किलपैट्रिक की प्रोजेक्ट विधि किसका प्रतिफल है। तो किलपैट्रिक की प्रोजेक्ट विधि प्रयोजनवाद और यथार्थवाद का प्रतिफल। क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता का तत्व नहीं है। ऊपर वाला प्रयोजनवाद भी कहीं कहीं पे मिल रहा है, तो ये डाउट वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से कौन सृजनात्मकता का तत्व नहीं है।
तो इसमें वित्तीय नियमितता और विस्तारण चीज़ें पाए जाते हैं, लेकिन इसमें कहीं भी कंजर्वेशन नहीं पाया जाता। तो इसलिए ये पियाजे की थ्योरी का कंजर्वेशन है, तो इसलिए ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। इसमें क्वेश्चन नंबर 66, शिक्षक को नया उप विषय या पाठ्य प्रारंभ करने समय क्या ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले उसको ध्यान रखना चाहिए क्लास में एंट्री करते हुए कि बच्चे के पूर्व अनुभव क्या है, बच्चा कितना पहले से जानता है, उसके आधार पर ही उसको पढ़ाना चाहिए। तो ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67, CAI स्टैंड फॉर, तो इसका हो जाएगा कंप्यूटर असिस्टेंट इंस्ट्रक्शन, ये चौथा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 68, सत्तावादी आधिकारिक स्तर शिक्षण होता है। तो टीचर सेंटर जो है आधिकारिक स्तर शिक्षण होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से क्या अनुदेशन प्रौद्योगिकी से संबंधित नहीं है। तो अनुदेशन प्रौद्योगिकी जो स्क्रीन वाला उससे संबंधित है, क्या क्या है, काई है, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन मटेरियल, मीडिया और प्रिंटिंग इक्विपमेंट्स है, लेकिन टी समूह नहीं है, टी ग्रुप समूह मेथड नहीं है। तो इसलिए ये ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, परिसंवाद सिंपोजियम किस प्रकार की शिक्षण विधि है। तो ये इस प्रकार की डिस्कशन मेथड है, दूसरा इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 71, शैक्षिक प्रौद्योगिकी उपागम के विकास में निम्नलिखित में से कौन सा सही अनुक्रम प्रदर्शित करता है। तो इसमें जो है हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और मल्टीमीडिया जो सिस्टम अप्रोच और ICT है, लास्ट में ICT है, इसलिए इसका ऑप्शन इसका क्लियर नहीं है, ये डाउट वाला क्वेश्चन है, लेकिन इसका लगभग समीपतः पहला आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 22, अनुदेशनात्मक प्रणाली के अभिकल्पन में शिक्षा का कौन सा प्रतिमान उद्देश्य प्रक्रिया एवं अधिगम परिणाम के मूल्यांकन पर बल देता है। तो कौन से अटेनमेंट मॉडल इससे इन सबके बल देता है। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा अभिक्रमित अनुदेशन से संबंधित नहीं है। तो हम लोग जानते हैं कि अभिक्रमित अनुदेशन में स्वगति का सिद्धांत, तो इसके बाद सक्रिय एक्टिव रिस्पॉन्डिंग और प्रिंसिपल ऑफ इमीडिएट कंफर्मेशन तुरंत मिल जाता है, तुरंत प्रतिपुष्टि हो जाती है, लेकिन उसमें कहीं भी अनुकरणित प्रत्युत्तर का सिद्धांत नहीं होता है, और ये नहीं वाला ऑप्शन है, तो इसलिए इसका ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 74, सहकारी अधिगम के लिए आवश्यक विशेषता है। तो सहकारी अधिगम के लिए सबसे बड़ी विशेषता है सहयोग, कॉपरेशन होना चाहिए, जिसमें सकारात्मक अंतर्निर्भरता भी होती है, लेकिन समीपतः थर्ड वाला ज़्यादा सही है। क्वेश्चन नंबर 25, एक विधि जिसमें बहुत से अध्यापकों के कौशल एवं निपुणता को समावेशित करने का पढ़ाने को एक साथ लाया जाता है, उसे क्या कहते हैं। उसे कहते हैं टीम टीचिंग, ऑप्शन थर्ड सही है। क्वेश्चन नंबर 26, विद्यार्थियों से प्रश्न पूछकर उनके पूर्व ज्ञान का आकलन शिक्षक के किस अवस्था में करते हैं। तो ये अंतःक्रिया अवस्था में होता है। इसमें शिक्षक छात्रों के साथ उनकी कक्षा में होते हैं, जबकि प्री में वो प्लानिंग बनाता है, लेसन प्लान वगैरह बनाता है, और पोस्ट में जाता है। तो बताइए इस ऑप्शन पहला सही है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन अंतराल मापन से संबंधित है। तो हम लोग जानते हैं कि रेशियो में क्या क्या होता है, उसमें स्टैंडर्ड सीमेंट होते हैं, उसका मात्रक होता है स्टैंडर्ड रूप से। तो ऊंचाई का मीटर है, इनकम का रुपया है, और ये जो नवजात लिंग शिशु है ये या तो मेल होगा या फीमेल। तो इस तरीके से ये नामित वाले में आ सकता है, और ये नामित वाले लेवल में आएगा तो बच्चा तापमान डिग्री सेल्सियस में मापा जाता है, इसका एक स्टैंडर्ड मापन है। लेकिन तापमान में जब हम लोग देखते हैं कि प्लस में जाते हैं तो 36 डिग्री सेल्सियस या 200 डिग्री सेल्सियस, और माइनस में भी तो जाता है पहाड़ों पे -30 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें आभासी शून्य है, लेकिन परम शून्य की स्थापना नहीं है, जबकि इन दोनों में जो विशेषता होती है अनुपातिक की कि परम शून्य हो सकता है, तो इन दोनों में है, और लेकिन ये तापमान में नहीं है, आभासी शून्य है।
तो इसलिए ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस मापन पद्धति के समांक जोड़े नहीं जा सकते? तो अंतराल और मापे जा सकते हैं, लेकिन नामित और नॉमिनल और ऑर्डिनल मतलब नॉमिनल में हम लोग सिर्फ नाम दे सकते हैं क्रम, और ऑर्डिनल में हम उसको क्रम से लगा सकते हैं, लेकिन जोड़ घटा नहीं सकते। तो इसलिए ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मान लें किसी दिन ए और बी शहरों का औसत तापमान 20 डिग्री सेल्सियस और 40 डिग्री सेल्सियस मापे गए हैं। तो ये हो गया आपका कौन सा, ये आपका रेशियो लेवल का है मापन, ये रेशियो लेवल का है, ये रेशियो लेवल नहीं, इंटरवल लेवल का है। और इंटरवल लेवल की सबसे बड़ी विशेषता होती है कि उसमें जो है दो चीज़ों की तुलना नहीं की जा सकती। जैसे कि 70 IQ के दो व्यक्ति मिलके 140 व्यक्ति के बराबर नहीं हो सकते, ये इंटरवल की विशेषता है। तो इसी प्रकार से बी शहर ए शहर गर्म का दोना गर्म है था, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। तो इसलिए इसका ऑप्शन ये सही है। यहाँ पे सही नहीं पूछा था, तो इसलिए इसका ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 10 बच्चों के अंकों के समांतर माध्य 70 जबकि 9 बच्चों के प्राप्तांकों का समांतर माध्य भी 70 था। तो 10वें बच्चे ने कितना अंक प्राप्त किया? तो यहाँ पे हो जाएगा कि 10 बच्चे पहले 10 बच्चे हैं, उनका जो समांक है वो 70 है, तो कुल मिला के 700 हो गया यहाँ पर। और फिर उसके बाद 9 बच्चे हैं, उनका भी समांक 70 है, तो अब इसका हो जाएगा 630। अब इसको इससे घटा देते हैं तो प्राप्त होगा 70। तो इसमें आंसर जो हो जाएगा 4। अगला क्वेश्चन 81, 5 मैचों में 2 खिलाड़ियों ए और बी द्वारा बनाए गए रनों का औसत एक समान 80 है। इन दोनों खिलाड़ियों में अच्छा खिलाड़ी तय करने के लिए निम्न में से कौन सहायक है? तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा दूसरा, खेले गए मैचों का अनुपात। क्वेश्चन नंबर 82, कि मान लें कि एक्स आंकड़ों के एक समूह को प्रदर्शित करता है एवं इसके माध्यिका और बहुलक क्रमशः 10, 15 और 20 हैं। तो इस आधार पर निम्न में से कौन न्यून होगा? तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83, यदि किसी चर के प्रत्येक समंकों के मान में 20 की बढ़ोतरी कर दी जाए तो नए समंकों का मानक विचलन होगा। तो हम लोग जानते हैं कि अंकों में बढ़ा या घटा देने से कोई भी चीज़ मानक विचलन में कोई परिवर्तन नहीं आता है, तो इसलिए न बढ़ेगा न घटेगा। इसका सही हो जाएगा पहला उत्तर। अगला क्वेश्चन है 84, एक स्कूल के बच्चों का औसत प्राप्तांक 60 तथा मानक विचलन 10 था। शिकायत के आधार पर जेड स्कोर वाले 4 बच्चों वाले एक बच्चे का 10 अंक काट लिया। इस बच्चे का नया प्राप्तांक क्या होगा? इसका जो है आंसर जो हो जाएगा वो 90 हो जाएगा। 90 का आंसर होगा। तो जब हम लोग जेड पे इसको जेड स्कोर के फॉर्मूले पे रखते हैं तब इसका मान होगा, तो जब मान रखेंगे तो वो हो जाएगा 4 बराबर x माइनस 60/10। तो इसका जब हल करेंगे तो क्या होगा? हल करने पे हो जाएगा 40 x माइनस 60, फिर उसके बाद x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 100। अब 100 को 100 से माइनस कर 10 से माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 90। तो इसका उत्तर हो जाएगा 90। अगला क्वेश्चन है 85, निम्न वक्तव्यों में से सही वक्तव्य चुने। तो इसमें क्या सही हो जाएगा? इसका ऑप्शन क्या क्या पहले देख लेते हैं। यदि समंक में कुकुदता हो तो माध्यिका सदैव माध्य से बड़ी होती है। और फिर उसके बाद यदि माध्यिका बहुलक समांक हो तो धनात्मक कुकुदता होती है। यदि समंक सममित हो तो
मीन मीडियन मोड बहुलक का सदैव समान होगा। तो इसका आंसर जो है थर्ड सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? थर्ड। इसका आंसर थर्ड सही हो जाएगा कि ये जब हमारा इक्वल होता है, एकदम अच्छे से सम्मित होता है एनपीसी आदर्श रूप में, तो मीडियन मोड एकदम बीच में लाइक करते हैं, एकदम एक समान हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है 86 कि क्वेश्चन मान ले कि 100 अंक वाले एक प्रश्न पत्र में 1000 छात्रों के प्राप्तांक 60, माध्य 65 तथा प्रसरण 25 के साथ प्रसमान्य है। तो इस परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही होगा? तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा तीसरा। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 था ये, जिसका तीसरा सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 87 कि यदि x और y क्रमशः 5 और 15 के साथ अंतर संबंधित चर हैं तो x प्लस वाई तथा x माइनस वाई के बीच अंतर संबंध गुणांक होगा। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा -1, ये फोर्थ वाला सही हो जाएगा। वो इसलिए क्योंकि -10 और ये जब हल करेंगे तो -1/2 होगा। तो इस तरीके से ऑप्शन इसका फोर्थ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 क्वेश्चन नंबर है। तो इसमें है 10 आंकड़ों के समूह के x के लिए सिग्मा x माइनस 20 बराबर 300, सिग्मा x माइनस 50 बराबर 0, सिग्मा x माइनस 35 बराबर 150 और सिग्मा x माइनस 50 स्क्वायर बराबर 150 तो x का विचरण गुणांक है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा पहला। अगला क्वेश्चन है 89 पे। क्वेश्चन नंबर 89 2, 4 निम्नलिखित आंकड़ों के लिए केंद्रीय प्रवृत्ति का कौन सा माध्य उपयुक्त होगा? तो इसका जो माध्यिका जो है वो ज़्यादा उपयुक्त होगी। क्वेश्चन नंबर अगला 90 5 वर्षों की आयु क्रमशः 1, 2, 3, 4, 5 है तो उनका आयु प्रसरण क्या होगा? तो इनका आयु प्रसरण 2 वर्ष होगा। इसका ऑप्शन जो है पहला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 निम्नलिखित में से कौन प्रसामान्य प्रायिकता वक्र के लिए सही नहीं है? तो इसके लिए सबसे बड़ी बात होती है एनपीसी की, सबसे बड़ी बात कि 2018 में भी 3 से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं। हर बार एनपीसी में 3 से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं। यदि आप एनालिसिस करें तो एनपीसी को ठीक से देख लीजिएगा तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक अगर पूछता है कटोर से सब कुछ से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आ रहा है कि निगेटिव पॉइंट कौन सा होता है, पॉजिटिव कौन सा होता है। ये तो इस तरीके से आप एनपीसी को ठीक से सॉल्व कर लीजिएगा, उससे क्वेश्चन बार बार बन रहा है। तो इसकी एनपीसी की सबसे बड़ी विशेषता होती है कि इसमें 2 टेल होता है। हाँ भाई 2 टेल होते हैं, तो ये भी सही हो गया। उसके बाद कि यह आंकड़ों के प्रति सम्मित होता है। हाँ दोनों सिमेट्रिकल होता है, मतलब दोनों एरिया जो है इक्वल होता है और यह आंकड़ों के अक्ष को छूता नहीं। भाई ये एकदम नहीं कि ये कभी भी आंकड़ों को वो जो अक्ष होता है उसको कभी भी ये टच नहीं करता, ऊपर ही ऊपर जाता है, कभी टच नहीं करता। और दूसरी बात कि यह आंकड़ों के अक्ष को नहीं छूता है, तो इसलिए इसका ऑप्शन सही नहीं बोला है, तो ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 कि 2 चरों x और y के बीच में सहसंबंध गुणांक rx y के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है? तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पहला। 2 चरों x और y के बीच सहसंबंध गुणांक जो होगा वो पहला इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93 निम्नलिखित में से कौन वक्तव्य टी स्कोर के लिए अत्यधिक उचित प्रतीत होता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा थर्ड। रॉ स्कोर को सीधे टी स्कोर में बदल सकते हैं। अगला क्वेश्चन 94 कि छात्रों के समूह के लिए पाठ्यक्रम परीक्षण के माध्य और मानक विचलन क्रमशः 60 और 10 है तथा परीक्षण अंकीय परीक्षण में 26 और 4 हैं। यदि एक छात्र पाठ्य परीक्षण में 55 तथा अंकीय परीक्षण में 28 स्कोर पाता है तो वह किस में उसका प्रदर्शन बेहतर होगा?
तो इसको हम लोग सॉल्व करके भी देख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये हमारा ये पाठ्य परीक्षण हो गया, ठीक, और ये हमारा जो हो गया वो हो गया अंकीय परीक्षण, ये हमारा अंकीय परीक्षण हो गया मान लीजिए। तो ये हम जो पाठ्य परीक्षण है उसमें 55 और माइनस उसका मीन कर देंगे, माध्य कर देंगे, तो ये और उसका जो मानक विचलन है उसको यहाँ पे रखा। तो इस तरीके से कुल हमको मिल जाता है -5/10, ठीक। तो इसको फिर से करेंगे तो 1/-1.2 आ जाएगा इसका उत्तर इस वाले पाठ्यक्रम परीक्षण का, ठीक। और दूसरा जो था वो था अंकीय परीक्षण। उसमें क्या है कि हमारे पास पहले 28 पहले हमारे पास स्कोर है, उसका हम लोग 26 से माइनस करेंगे और फिर मानक विचलन इसका जो है 4 है। तो जब इसको घटाएंगे तो कुल मिला के 2/4 मिलेगा, और जिसको हम लोग सरलीकृत करेंगे तो 1.2 आ जाएगा। तो इस तरीके से सबसे अच्छा स्कोर जो हुआ वो अंकीय परीक्षण का हुआ, तो ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95, नॉर्म्स का निर्धारण निर्भर करता है, तो किस पे करता है कि वो जो है ये हमारे एनपीसी डिस्ट्रीब्यूशन पे करता है। क्वेश्चन नंबर 96, टर्मन और ओडेन के अनुसार कौन प्रतिभाशाली व्यक्ति है? एक व्यक्ति जिसकी बुद्धि लब्धि प्राप्तांक पड़ता है। तो ये वाला जो है ये डाउट वाला क्वेश्चन है, फिर भी इसका उत्तर जो अधिकतम होगा वो अधिकतम निकट होगा, वो अधिकतम निकट जो है वो दूसरे के माना जा सकता है, लेकिन ये फाइनल आंसर की नहीं है। अगला क्वेश्चन जो है मतलब फाइनल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 97, निम्न में से कौन कथन अधिगम के व्यवहारवादी उपागम का सर्वोचित व्याख्या करता है? तो इसमें सबसे जो सर्वोचित व्याख्या करता है वो दूसरा हो सकता है, क्या सीखता है अनुभव से, इंडिविजुअल लर्निंग फ्रॉम एक्सपीरियंस, ये इसका ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन जो है वो है 98, वह दृष्टिकोण जिसके अनुसार एक व्यक्ति किसी वस्तु का अधिगम स्मरण एक पैटर्न के रूप में प्रत्यक्षीकृत करता है। तो ये जो है गेस्टॉल के रूप में करता है, पूरा वो एज ए होल के रूप में करता है। जैसे कि वो एग्जाम्पल दिया गया था ना उसमें कि जब वो किसी कुत्ते को या किसी चीज़ को आप देखते हैं तो एज ए पूरा देखते हैं, ना कि छोटे छोटे रूप में टुकड़े टुकड़े में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 99, वह व्यवहार जिसके अंतर्गत भावना, रुचियाँ, प्रशंसा, अभिवृत्तियाँ तथा मूल्यों का समावेश होता है वह है, तो वो जो है ये भावात्मक क्षेत्र अफेक्टिव डोमेन में होता है। अगला क्वेश्चन है जो अगला क्वेश्चन है वो है, इस निम्न में से कौन स्किनर के क्रिया प्रसूत के अनुबंधन सिद्धांत के ऋणात्मक पुनर्बलन का उदाहरण है? तो इसमें सबसे अच्छा उदाहरण है दंड देना। अगला क्वेश्चन 101, निरंतर पुनर्बलन अनुसूची में प्रत्येक उचित व्यवहार डैश। तो क्या होता है, निरंतर में कंटिन्यूअस में लगातार दिया जाता है पुनर्बलन को, उसमें रोका नहीं जाता, तो ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 102, निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक ने अधिगम की समयिकता का सिद्धांत, ये क्वेश्चन जो है वो पीजीटी में भी आया है और 47 में भी आया था, और ये एमएन एजुकेशन का भी फेमस क्वेश्चन है, मतलब ये रिपीटेड भी है। तो ई गुथरी ने दिया था अधिगम समीपता का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है 103, हल का मानना है था कि कोई अनुबंध तब तक नहीं घटित होगा जब तक कि आवश्यकता का न्यूनीकरण न हो, ऑप्शन सही होगा। इसे इनकी जो थ्योरी है इसको माना ही जाता है कि नीड रिडक्शन थ्योरी, तो इस तरीके से ये इसका ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 104, यदि रामू को दूध नहीं पसंद है तो वह अन्य दुग्ध उत्पादन जैसे चीज, मक्खन, घी और दही को भी नापसंद करता है। इस घटना को सबसे अच्छी व्याख्या क्या हो सकती है? तो इसकी ऑप्शन 4 सही होगी, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कोई भी चीज़ हम जब एक परिवेश में सीखते हैं और उसका स्थानांतरण दूसरे जगह कर देते हैं तो ये अधिगम में स्थानांतरण हो जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद हम लोग सारे नोट्स अपलोड
कर रहे हैं। और आपको यदि अधिक से जानकारी चाहिए या फिर नोट्स वगैरह चाहिए तो आप way2bho टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, बाय।